कलकत्ता में नायरा अपने पति सुभाष और सास पुष्पा के साथ रहती थी। नायरा एक डिजाइनर थी जो कि बड़े ही सुंदर सुंदर तरह तरह के पर्स डिजाइन करती थी। नायरा का सपना था कि वो खुद का एक पर्स का शोरूम खोलना चाहती थी, लेकिन वो अमीर खानदान की बहू थी, इसलिए उसकी सास उसके काम करने के खिलाफ थी। हमारे खानदान की बहुओं को काम करने की इजाजत नहीं है। अपनी सास की ये बात सुनकर नायरा अपना सपना मन में दबाए ही चुप रह जाती है, लेकिन वो अपने इस शौक को अपने कमरे में छुप छुपा कर पूरा करती है। वो अपने कमरे में बैठकर तरह तरह के डिजाइन के पर्स बनाती, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि उसकी सास इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी। फिर एक दिन वो अपने पति को अपने डिजाइन किए हुए पर्स दिखाती है। वाह नायरा, तुम तो कमाल के पर्स बनाती हो, क्या डिजाइन है। तुम्हारी तरह और कई लोगों को भी मेरे डिजाइन किए हुए हैंडबैग्स काफी पसंद आते हैं सुभाष, इसलिए मैं खुद का हैंडबैग्स का शोरूम खोलना चाहती हूँ। लेकिन तुम जानती हो ना, माँ इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि उनकी बहू घर के बाहर जाकर काम करे। हमारे यहाँ पैसों की कमी नहीं है नायरा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है सुभाष, मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगा, लेकिन तुम जानती हो माँ को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। सुभाष इस बारे में अपनी माँ से बात करता है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमारे घर की बहू को बाहर जाकर काम करने की। ये हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। वो घर पर ध्यान दे, यही उसके लिए काफी है। अपने ससुराल वालों की इज्जत के आगे अब नायरा को अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। वो अपनी सास की इस बात से उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। बीतते वक्त के साथ सुभाष को बिजनेस में काफी लॉस होने लगता है और एक दिन तो अचानक से उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं का नहीं रहा। मेरी फैक्ट्री। अब उनका काम पूरी तरह से बंद हो जाता है। सुभाष ने पहले फैक्ट्री के लिए बैंक से कुछ कर्जा उठाया था बिजनेस को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन उसकी फैक्ट्री में रखा सारा सामान जल जाता है और बैंक का पैसा न भर पाने के कारण उसका घर भी बैंक वाले अपने कब्जे में कर लेते हैं और अब वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाते हैं। उनके पास अब कोई छत नहीं थी, यहाँ तक कि किसी रिश्तेदार ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब हालात ये हो गए कि अब वो सड़क पर रहने को मजबूर हो गए और वहीं तंबू गाड़ कर रहने लगे। वहाँ रहकर भी नायरा ने अपना शौक नहीं छोड़ा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास अभी भी मेरी कला है। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं अपने इस हैंडबैग के जरिए नए रास्ते खोलूंगी। क्या तुम सच में ये कर सकती हो बहू? हाँ माँ जी, ये सिर्फ हैंडबैग नहीं, मेरी जान है। मैं पर्स बेचकर अपने इस काम की शुरुआत करूँगी। अपनी बहू की कारीगरी देखकर पुष्पा को भी उस पर विश्वास होने लगता है और वो समझ गई थी कि उसकी बहू कितनी टैलेंटेड है। अब वो सड़क किनारे ही अपने बनाए हुए पर्स बेचने लगती है। उसके पर्स के डिजाइन इतने अच्छे थे कि देखते ही लोगों को पसंद आ जाते और वो उसे और भी ऑर्डर दे जाते। नायरा का काम अब अच्छा चलने लगा। फिर ऐसे ही एक रोज जब नायरा पर्स बना रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आती है। वाह, तुम्हारे बनाए हुए पर्स तो कितनी खूबसूरत हैं। मुझे इस तरह के 1000 पर्स चाहिए। क्या तुम 2 दिनों में मुझे 1000 पर्स बनाकर दे सकती हो? ऐसे 1000 पर्स? कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं परसों तुमसे इस तरह के डिजाइन के और पर्स लेने आऊंगी और बाकी के पैसे तभी दे दूंगी। तब तक के लिए 2 लाख एडवांस के तौर पर रखो। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश थी, लेकिन अब नायरा टेंशन में आ गई।
पता नहीं इतने सारे ऑर्डर मैं पूरे कर भी पाऊंगी या नहीं। तुम जरूर पूरा करोगी, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है और हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। अब नायरा का साथ देने के लिए सुभाष और पुष्पा भी थे। नायरा सुंदर सुंदर डिजाइन के पर्स बनाकर तैयार करने लगी। इस तरह दिन रात काम करके उन्होंने 1000 पर्स बनाकर तैयार कर लिए। उस रोज फिर वो लड़की उनके पास आई। आपके 1000 पर्स बनकर तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात पूछूं, आप इतने सारे पर्स का करेंगी क्या? तभी वो लड़की एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ और धरती लोक पर कुछ दिनों के लिए घूमने आई थी। मैंने यहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी, लेकिन उन सब में सबसे खूबसूरत मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ ये पर्स लगा। इसलिए मैंने अपने परीलोक की सभी परियों के लिए ये पर्स ले लिए। और देखना, मेरी तरह उन सबको भी ये पर्स बहुत पसंद आएंगे। आप सचमुच की परी हैं? हाँ, और मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगी। अपनी छड़ी घुमाकर वो परी नायरा को सोने और चांदी का जादुई पर्स देती है। सोने चांदी का पर्स? हाँ, अब से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे नायरा। मैं जानती हूँ तुम्हारा खुद का पर्स का शोरूम खोलने का सपना था, इसलिए अब से तुम इन सोने चांदी के पर्सों को बेचकर खुद का शोरूम खोलना, जिससे तुम खूब कमाई करोगी। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा सपना था, अब तुम जी लो अपना सपना। ये कहकर वो परी परीलोक लौट गई और उस दिन के बाद से नायरा ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन सोने चांदी के पर्स को गिरवी रखकर उसने खुद का बड़ा सा शोरूम खोल लिया, जिसमें वो तरह तरह के डिजाइनर पर्स बेचने लगी, जिससे उसको खूब कमाई होने लगी। उनका एक बड़ा सा घर बन गया और फिर उसने अपने उस सोने चांदी के पर्स को भी छुड़वा लिया और अपने शोरूम में उन्हें अलग से सजा कर रख दिया। अब उसका शोरूम सोने चांदी के पर्स वाले शोरूम के नाम से फेमस हो गया। पृथ्वी लोक और परीलोक की तरह ही एक और दुनिया भी है, जहाँ पर इंसान और परियां नहीं रहती, बल्कि यहाँ पर लहंगे रहते हैं और उन लहंगों को इंसानों के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि लहंगे की दुनिया के सभी लहंगे पृथ्वी लोक के इंसानों पर अपनी नजर जमाए रहते हैं। वो पता करते रहते थे कि इंसानों के साथ क्या हो रहा है। एक दिन सभी लहंगों की नजर सुनीता नाम की एक लड़की पर जाती है। सुनीता एक गरीब परिवार की बेटी थी। सुनीता के घर में ना ही खाने के लिए अच्छा खाना था, ना ही सुनीता के रहने के लिए कोई अच्छा घर। सुनीता और उसकी माँ बहुत मुश्किलों से अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन सुनीता अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। वहाँ रंग बिरंगे लहंगे देखकर सुनीता कहती है, माँ ये लहंगा कितना सुंदर है, मुझे दिला दो ना माँ। वैसे भी मैंने कितने समय से कोई भी कपड़े नहीं खरीदे हैं और अब मेरे पास कोई सुंदर कपड़े भी नहीं है। प्लीज माँ दिला दो ना माँ। ऐसे ना होने के कारण सुनीता की माँ उदास मन से कहती है, बेटी तुम तो जानती हो ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम नए कपड़े खरीद सके। हम तो अच्छा खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा अगली बार आऊंगी ना तब दिला दूंगी। तू अभी चल, हमें सब्जियाँ भी तो लेनी है ना। अगर सारा पैसा लहंगे में लगा देंगे तो खाएंगे क्या हम? वैसे भी मैंने आज तेरी मनपसंद सब्जी बनाने को सोचा है। अपनी माँ की बातें सुनकर सुनीता निराश होकर समझ जाती है और चुपचाप अपनी माँ के साथ चल देती है। सुनीता की ऐसी बुरी हालत देखकर सुनीता की सहेलियाँ उस पर बहुत हंसती थी और उसका मजाक बनाती थी। देखो देखो, आज फिर से ये इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। मेरा तो मन ही नहीं करता इससे बात करने का। सुनीता तुम तो हमसे दूर ही रहो। तुम तो सही तरीके से कपड़े भी नहीं पहन सकती। रोज रोज एक ही कपड़े पहनकर आ जाती हो हमारे पास। तुझे पता है हमें तो तुझे देखकर इतनी घिन आती है, समझी?
मीनल, शीतल, तुम्हें रोज इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मेरी माँ बहुत मेहनत से पैसे कमाती है, लेकिन अगर पैसे नहीं बचते तो मैं नए कपड़े कैसे खरीदूंगी। तुम दोनों तो मेरी दोस्त हो ना, तुम्हें मेरी ये बात समझनी चाहिए। तुम दोनों मुझ पर यूँ हंसा मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ। क्या कहा तूने? तू और मेरी दोस्त? माय फुट, शक्ल देखी तूने अपनी आईने में? सुंदर सी तो शक्ल है और भैंस की अक्ल है। सुनीता को अपनी सहेलियों की ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ मुझे अभी लहंगा चाहिए। सब लोग मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है। तुम अभी चलो माँ और मुझे एक सुंदर सा लहंगा दिलाओ। सुनीता की माँ सुनीता को समझाते हुए बात को जैसे तैसे टाल देती है। फिर रात हो जाती है और सभी लोग सोने चले जाते हैं। अरे नहीं, ये बच्ची तो बहुत गरीब है, इसे खुश करने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सुनीता सुबह उठकर रोज की तरह खेलने निकल जाती है, लेकिन आज जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे दरवाजे के सामने एक बहुत सुंदर सा लहंगा नजर आता है। सुनीता उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस लहंगे को फटाफट से अंदर लेकर आ जाती है और जल्दी से उसको पहन लेती है। सुनीता उस लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी उसकी माँ ने हैरानी से उससे पूछा, मेरी प्यारी बेटी, ये लहंगा किसका है और ये तुम कहाँ से लाई हो? माँ, ये लहंगा मुझे अपने दरवाजे के बाहर मिला। मेरे लिए कोई इसे छोड़ कर गया था। देखो ना माँ, मैं इसमें कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, बिल्कुल एक परी के जैसी लग रही हूँ ना माँ। सुनीता की माँ सुनीता को इतना खुश देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लहंगा कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। सुनीता जो भी कहती वो सब कुछ सच हो जाता था। अरे यार, आज मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, काश मुझे चॉकलेट मिल जाती। सुनीता के इतना कहते ही उसके पास चॉकलेट का एक बड़ा सा बॉक्स आ जाता है, लेकिन सुनीता को इस जादू पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसीलिए वो लहंगे को परखने के लिए 2-4 और चीजों की डिमांड करती है और वो सारी चीजें भी पूरी हो जाती हैं। अब सुनीता को यकीन हो जाता है कि ये कोई आम लहंगा नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। उस दिन के बाद से उन लोगों की गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाती है और जादुई लहंगे से उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीतने लगती है। रीनू, चल आजा, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दीदी और आपको मेकअप करने की सोच रही है और मुझे सजाकर कहाँ भेजोगी रात में, भूत और चुड़ैलों की बारात में? ओहो, तुम भी कैसी बातें करती हो। देखो, तुम तो जानती हो ना, मैं पार्लर का कोर्स सीख रही हूँ और जब तक मैं नहीं करूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेकअप कैसा होता है। अगर माँ पिताजी को पता चल गया ना तो वो हमें बहुत डांटेंगे। वैसे भी पिताजी को आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चल ना मेरी प्यारी बहन। प्रियल जबरदस्ती अपनी बहन रीनू का मेकअप करना शुरू कर देती है। रात को वो उसे एंगेजमेंट वाले मेकअप में तैयार करके बैठा देती है। दीदी, आपने मेकअप तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या फायदा? जिस दिन पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका पार्लर छुड़वा देंगे। अरे, अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पार्लर सीख ही लिया है, तभी तो इतना अच्छा मेकअप किया है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूंगी। तभी प्रियल के पिताजी उसके कमरे में आकर उन्हें देख लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? पिताजी, वो दरअसल पिताजी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दीदी ने जबरदस्ती मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मुझे बोलना जरूरी है, तो चुप नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम आगे जाकर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, किसी काबिल बनो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट ब्यूटिशियन बनने में है। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है
आज के बाद तुम पार्लर सीखने कभी नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नितेश ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रियल को मजबूरन पार्लर छोड़ना पड़ता है। वहीं कुछ दिनों में नितेश उसकी शादी एक अच्छे खासे घर में करवा देता है, जहां उसके पार्लर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। प्रियल अपने ससुराल में अपने घर को अच्छे से संभालने लगती है। जब से बहू इस घर के अंदर आई है, सब कुछ संभाल लिया है। ऐसी काबिल बहू भगवान हर किसी को दे। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी। तभी प्रियल का पति अजय किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा होता है। तभी प्रियल पीछे से आवाज लगाकर कहती है, अरे अरे रुकिए, नाश्ता तो करते जाइए। ये देख कलावती गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? पीछे से कभी इंसान को आवाज नहीं लगाई जाती। मुझसे गलती हो गई माँ जी। अरे मैं लेट हो रहा हूँ, बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा। इतना कहकर अजय निकल जाता है, जिसके बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए जाता है। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और साथ ही उस दिन शेयर मार्केट में उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? एकदम से सब कुछ बदल गया। कल तक मेरे पास इतना कुछ था और आज मैं रास्ते का फकीर बन गया। अजय बहुत परेशान होता है। वो अपने ऑफिस में चारों तरफ यहाँ वहाँ देखकर रोने लगता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी परेशान हालत देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। लाखों की मीटिंग कैंसिल हो गई माँ। ऊपर से मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस कंपनी पर मैं कई सालों से पैसा लगा रहा था, वो कंपनी डूब गई। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ माँ। मैंने मार्केट से पैसा उठाकर कंपनी पर लगाया था, क्योंकि उसका प्रॉफिट मिलने वाला था। हे ऊपर वाले, बेटा ये सब क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ? अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये घर, ये शान और शोहरत बेचकर मुझे अपना कर्ज चुकाना होगा। इस तरह अजय का सब कुछ चला जाता है। वो अपनी सारी चीजें बेचकर, यहाँ तक कि अपना बड़ा सा घर बेचकर कर्ज चुकाने के बाद अब एक किराए के मकान में आ जाता है। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी तो आती जाती रहती है। परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। किराए का मकान तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ। हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। नहीं बहू, ऐसा मत करना। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहने की बातें ही नहीं, बल्कि आजमाने की बातें भी होती है। तुम्हारे टोकने के बाद ही अचानक ये सब हुआ। खासकर तुमने अगर उस दिन अजय को जाते हुए टोका न होता। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा, जिससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह अजय नौकरी ढूंढने में लग जाता है। एक दिन प्रियल सभी के खाने के बाद जो कुछ बचा कुचा होता है वो खा रही होती है। इसे ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। तभी दरवाजे पर एक गरीब औरत आती है। भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। एक भूखी औरत की दुआएं लगेंगी। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो बेटा। उस औरत की आवाज सुनकर प्रियल खाने की प्लेट लिए बाहर आ जाती है। इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, ये लीजिए। औरत वो खाना खाने के बाद पलक झपकते ही एक परी के रूप में बदल जाती है। अपना खाना छोड़कर तुमने मुझे दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो मुझसे जो भी कुछ तुम्हें मांगना है। प्रियल अपने सामने एक परी को देखकर हैरान रह जाती है और वो सोच में पड़ जाती है।
अब मैं परी जी से क्या मांगू? क्यों ना मैं परी जी से अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर ही मांग लूं? लेकिन अगर वो चला नहीं तो? प्रियल के मन की सारी बातें वो परी सुन लेती है। तुम्हें ब्यूटी पार्लर चाहिए? रुको, मैं तुम्हें अभी एक जादुई ब्यूटी पार्लर देती हूँ। उनके किराए के मकान के पास ही एक बहुत सुंदर सा ब्यूटी पार्लर प्रकट हो जाता है। ये कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं, बल्कि जादुई ब्यूटी पार्लर है। इसमें तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ग्राहक अपने आप यहाँ पर आएंगे और इस ब्यूटी पार्लर से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वो परी इतना कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद प्रियल बहुत खुश होकर अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाती है। कितना खूबसूरत है ये पार्लर, यहाँ तो सब कुछ है। तभी वहाँ एक कस्टमर आती है। मुझे बालों की कटिंग करवानी है, क्या मेरे बालों की कटिंग हो सकती है? मुझे तो कटिंग करनी आती ही नहीं। पार्लर में आखिरी में मेरा बस यही रह गया था सीखने के लिए। अब मैं क्या करूं? अमृता पार्लर की चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक कैंची उड़ती हुई आती है और अपने आप उसके बाल काट देती है। ये जादुई पार्लर के कमाल को देखकर प्रियल दंग रह जाती है। ओह माय गॉड, तुमने कितनी अच्छी कटिंग करी है। थैंक यू सो मच। ये लो अपने पैसे। प्रियल बहुत खुश थी। तभी पार्लर में अजय और कलावती भी आ जाते हैं। अरे बहू, ये सब कैसे? ये पार्लर कहाँ से आ गया अचानक से? फिर प्रियल उन्हें सब कुछ बताती है। ये पार्लर एक परी ने मुझे दिया है। आपको पता है, पिताजी को मेरा पार्लर सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी थी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। और फिर हमारी इस गरीबी में ये जादुई पार्लर ही हमारी मदद कर सकता है। मेरी बहू इतनी होशियार है, मुझे तो इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। माँ जी और अजय जी, आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे कभी पार्लर चलाने के लिए हाँ करोगे। अब जाकर पार्लर चलाने का मेरा सपना पूरा होगा। वो इतना कह ही रही थी कि बाहर उसे आवाज आने लगी। अरे, ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? प्रियल बाहर आकर देखती है तो उसके पार्लर के बाहर बहुत भीड़ होती है। अरे, मुझे मेकअप करवाना है, मुझे अपने बालों की कटिंग करवानी है और फेशियल भी करवाना है। देखो, जल्दी जल्दी कर दो, मुझे शादी में जाना है। आप सभी लोग लाइन में लगकर एक के बाद एक अंदर आइए। सभी के लिए ये पार्लर खुला हुआ है और सभी के काम किए जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। इस तरह प्रियल के पार्लर में माधुरी आती है, जिसे देख प्रियल कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद देखना मेरा कमाल। जैसे ही माधुरी अपनी आंखें बंद करती है, जादुई पार्लर के मेकअप टूल अपने आप हवा में उड़कर माधुरी का मेकअप करके उसके बालों की कटिंग करने लगते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े अजय और कलावती हैरान रह जाते हैं। देखा मेरे जादुई ब्यूटी पार्लर का कमाल, अब 2-2 मिनट में मैं सबका सब कुछ कर दूंगी। इस तरह प्रियल बहुत खुश होती है। अब वो अपना जादुई ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसके पार्लर चलाने का शौक भी पूरा हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अजय को उसके बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने में उसकी मदद करती है और उसे बिजनेस के लिए पैसे भी देती है, जिसके चलते अजय दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करता है। अब उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और वो सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।